All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued our manufacturing financial statements. हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस को सुकून से इत्मीनान से डिटेल में अंडरस्टैंड किया और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को वाइंड अप किया। हमने अपनी लास्ट क्लास में सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस को वर्क इन प्रोसेस को बहुत सुकून से इत्मीनान से अंडरस्टैंड किया, आइडेंटिफाई किया और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को वाइंड अप किया। हमने ये देख लिया था लास्ट क्लास में कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 3 सेक्शंस होते हैं: डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस। ये तीनों चीजें हम लास्ट क्लास में वाइंड अप कर चुके। हमने फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकाले। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कि जो फिनिश गुड्स फैक्ट्री में बन रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। जो फिनिश गुड्स फैक्ट्री में बन रहे हैं हमें उनकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत थॉरोली आइडेंटिफाई किया। हमने ये भी देखा था कि सर इसका और दो नाम है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमने लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद ये आइडेंटिफाई किया था कि सर जो भी मैन्युफैक्चरर होता है गुड्स बनाने के बाद फैक्ट्री में जब वो गुड्स बना लेता है तो उसके बाद उस मैन्युफैक्चरर को या उस बिजनेस को दूसरा काम करना पड़ता है। वो होता है सेलिंग ऑफ दोज गुड्स। गुड्स सेल करने पड़ते हैं। वो गुड्स जो बनाए हैं हमने वो अब बेचने पड़ेंगे, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग का मतलब ये कि अब इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सर ट्रेडिंग का मतलब ये कि अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो सर हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इनकम स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड किया था कि सर मार्कोर हम जो हमारी कंपनी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारा बिजनेस था, हम गाड़ियां बना रहे थे। वी वर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो सर गाड़ी बनाने के बाद गाड़ी बेचेंगे तो गाड़ी जो बेच रहे हैं वो फिनिश गुड है। इसी तरीके से हमारे पास पिछले साल की कुछ गाड़ियां फिनिश्ड फिनिश कार्स, गाड़ियां रेडी थी, अवेलेबल फॉर सेल थी, लेकिन हम उन्हें बेच नहीं सके। वी वर अनएबल टू सेल देम लास्ट ईयर। तो वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई हमारी। फिर इस साल जो गाड़ियां हमने कंप्लीट की वो आई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो आप नोट करें फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, सर ये आपको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। उसके बाद इस साल भी कुछ गाड़ियां रेडी तो होंगी लेकिन वो बेच नहीं सकोगे आप, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने लास्ट क्लास में सब कुछ आइडेंटिफाई किया, बहुत डिटेल में इनकम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया। और यहां पर एक बात मैंने बताई थी कि इनकम स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ऑफिस। इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से है क्योंकि गुड्स ऑफिस से बेचे जाते हैं। ऑफिस बोलो, वेयर हाउस बोलो, फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन होती है, ऑफिस से ट्रेडिंग होती है। तो हमने लास्ट क्लास में यहां तक बात की थी, आज यहां से कंटिन्यू करेंगे। फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आखिरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इट इज? क्या होगा? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट वुड बी द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? यस, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक ईमान, बिल्कुल ठीक आमना, बिल्कुल ठीक बच्चों। सर ये हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फोकस कीजिएगा। मार्कोर हम बात कर रहे हैं सर, मार्कोर की। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्कोर
की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। मारखोर जो हमारा बिजनेस है गाड़ियां बनाने का, हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम ये बनाने जा रहे हैं, SOFP। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे पूरा भरोसा है, पूरा पूरा पक्का पता है कि आप सबको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है और बहुत अच्छे से आती है। जरा बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, एक काम करता हूं, उससे भी पहले सवाल, उससे भी पहला सवाल। आ, ये बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया फैक्ट्री से रिलेटेड, इस बात पे फोकस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल का जवाब मिलते ही आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि इधर क्या होने वाला है। ये बताओ जरा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया फैक्ट्री से रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई ऑफिस से रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किससे रिलेटेड होगी? SOFP फैक्ट्री की होगी या ऑफिस की होगी? SOFP फैक्ट्री की होगी या ऑफिस की होगी? अच्छा, अब्दुल्ला ने ऑफिस लिखा है लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क भी डाला है। ईमान कह रही है ऑफिस, शायान कह रहे हैं दोनों, आमना कह रही है ऑफिस क्वेश्चन मार्क, रैयान कह रहे हैं फैक्ट्री। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, क्या SOFP में हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिखते हैं? क्या SOFP में हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं? आप जरा मुझे ये बताएं, क्या फैक्ट्री और ऑफिस दोनों के नॉन करंट एसेट्स होंगे? क्या फैक्ट्री और ऑफिस दोनों के पास नॉन करंट एसेट्स होंगे? इब्तिसाम अरसलान, है ना? राइट। अच्छा, एक और सवाल, क्या फैक्ट्री के भी कुछ करंट एसेट्स होंगे? क्या ऑफिस के भी कुछ करंट एसेट्स होंगे? क्या फैक्ट्री की भी कुछ करंट लाइबिलिटीज होंगी? क्या ऑफिस की भी कुछ करंट लाइबिलिटीज होंगी? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, SOFP हम दोनों फैक्ट्री और ऑफिस के लिए बनाते हैं। मतलब टेक्निकली आसान अल्फाजों में बोलूं तो सर, SOFP हम बिजनेस की बनाते हैं, SOFP हम बिजनेस की बनाते हैं, उसमें फैक्ट्री भी आ गई और ऑफिस भी आ गया। तो अब नोट कीजिएगा, SOFP में सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट, सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट। और पता है, नॉन करंट एसेट में हमारे पास एक नॉन करंट एसेट होगा, ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री मशीन्स, ठीक है ना, और ऑफिस इक्विपमेंट। और भी नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे सिर्फ इतना समझाना है कि ऑल नॉन करंट एसेट्स दैट आर इन द बिजनेस, मारखोर के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, अब चाहे वो फैक्ट्री को बिलोंग करते हो या चाहे वो ऑफिस को बिलोंग करते हो, इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, चाहे वो फैक्ट्री को बिलोंग करते हो या ऑफिस को बिलोंग करते हो, नॉन करंट एसेट्स हैं, बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स हैं, यहां रिकॉर्ड होंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग भी आ सकती है, ऑफिस बिल्डिंग भी आ सकती है, ऑफिस में कंप्यूटर्स आ सकते हैं, फैक्ट्री के कंप्यूटर्स आ सकते हैं। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी, और जो ऑफिस से रिलेटेड नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी, बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स यहां पर आ जाएंगे। और आप डेप्रिसिएशन नॉर्मली आपकी, अच्छा आप ये भी देखो, हमने लास्ट टाइम यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लिखी थी, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन
हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखी थी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से है। ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से है। ये देखो जरा, और सर इसको नोट करो, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया था, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ताल्लुक था फैक्ट्री से। और ये देखें जरा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मशीनरी डेप्रिसिएशन। तो आप देखें, जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है वो मैन्युफैक्चरिंग में गई, जो ऑफिस इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन है वो इनकम स्टेटमेंट में आई। लेकिन है ये बिजनेस के दोनों नॉन करंट एसेट्स, तो एसओएफपी में हमने दोनों लिखे। बाकी काम बिल्कुल नेचुरल होगा, जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में करते आते थे। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के बाद, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई एज सच इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट। सर एज वी ऑल नो, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर। जिनकी लाइफ 1 साल से कम है उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स में क्या किया जाता है? फोकस करना, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, ये अदर रिसीवेबल्स चाहे फैक्ट्री के हों या ऑफिस के हों, यहां आएंगे। चाहे ये फैक्ट्री के अदर रिसीवेबल्स हो या ये ऑफिस के अदर रिसीवेबल्स हो, ये यहां पर आएंगे। और रैयान ने इसके बाद बोला, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शयान, क्या हमारे पास यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी? क्या करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है? क्या करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है? यस प्लीज, क्या करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है? यस सर, यस सर, राइट, परफेक्ट। अब एक सवाल है, फोकस करिएगा, इन्वेंट्री, फोकस कीजिएगा। क्या एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास, क्या एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास 3 टाइप्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होगी? क्या एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास 3 टाइप्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होगी? मैं आपसे सवाल भी पूछता हूं, मैं आपसे नाम लेके सवाल भी पूछता हूं। क्या मारखोर के पास साल के एंड में फैक्ट्री में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होगा? क्या मारखोर की फैक्ट्री में, अरसलान, क्या मारखोर की फैक्ट्री में साल के आखिर में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होगा जो यूज नहीं हुआ हुआ? यस सर। वो रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। मारखोर का करंट एसेट है। मारखोर अगले साल उस इन्वेंट्री को यूज करेगा, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में लेकर आएगा, 1 साल के अंदर अंदर वो इन्वेंट्री यूज हो जाएगी, वो सामान जो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है वो यूज हो जाएगा। अच्छा, क्या साल के आखिर में, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्या साल के आखिर में मारखोर की असेंबली लाइन पे कुछ इनकम्प्लीट कार्स मौजूद हैं जिन पे काम तो शुरू हो गया था लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? क्या साल के आखिर में मारखोर की असेंबली लाइन पे कुछ गाड़ियां मौजूद हैं? क्या मारखोर की असेंबली लाइन पे बाय द एंड ऑफ द ईयर कुछ गाड़ियां मौजूद हैं जिन पे काम शुरू हुआ था लेकिन उन्हें फिनिश नहीं किया गया? क्या कहते हैं उन्हें हम? क्या कहते हैं उन्हें हम? व्हाट डू वी कॉल दैम? क्या कहते हैं उन्हें हम? यस प्लीज, क्या कहते हैं उन्हें हम? वो गाड़ियां जिन पे काम स्टार्ट किया, वो चीजें जिन पे काम स्टार्ट किया लेकिन उन्हें फिनिश नहीं कर सके हम। वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक बेटा, राइट, वर्क इन प्रोग्रेस।
उन्हें हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल ठीक है आमना, वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्या वो इस वर्क इन प्रोग्रेस को अगले साल कंप्लीट कर लेंगे? अब्दुल्ला, आमना, यस प्लीज, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, क्या इस वर्क इन प्रोग्रेस को एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे? ये वर्क इन प्रोग्रेस भी बिजनेस का करंट एसेट है, बिजनेस की इन्वेंट्री है, मारखोर की इन्वेंट्री है ये। साल के आखिर में ये हमारा करंट एसेट है। हम इसे एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ये बताओ, क्या साल के आखिर में मारकोर के वेयर हाउस में कुछ फिनिश गाड़ियां पड़ी हुई हैं? क्या साल के आखिर में मारकोर के वेयर हाउस में कुछ फिनिश गाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें बेच नहीं सके? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। सर ये तीन किस्म की इन्वेंट्रीज, ये तीन टाइप की इन्वेंट्रीज हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पार्ट होंगी, हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। मैन्युफैक्चरर होगा तो रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, और फिनिश गुड भी होगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये करंट एसेट्स पूरे हो गए, ऊपर नॉन करंट एसेट पूरे हो गए। नोट कीजिएगा, ये आ गए टोटल एसेट्स। देखते जाइएगा, फोकस कीजिएगा बच्चों, ये आ गए टोटल एसेट्स। अच्छा अब आप नोट करें, टोटल एसेट्स में सिवाय इन्वेंट्री के कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इन्वेंट्री के कोई डिफरेंस नहीं है। आप नॉन करंट एसेट भी वैसे ही लिखते थे जैसे पहले लिखते आए हो, वैसे ही लिख रहे हो। कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल भी वही है आपके, जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में होता था, बस इन्वेंट्री का फर्क आया। राइट। अब टोटल एसेट्स को इक्वल करना होता है हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से इसको इक्वल करते हैं। तो आप सबको पता है इक्विटी सेक्शन। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं? मार्कोर सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है? मार्कोर सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है? सर सोल ट्रेडर, मैंने पहले बोला था कि दैट वुड बी माय बिजनेस। मैं आप लोगों को एज अ कंसल्टेंट रख लूंगा, अपने साथ लेके चलूंगा, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है ना, वो कंपनी है। आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग एज अ सोल ट्रेडर इंक्लूडेड है। फिर आप A2 में जाके मैन्युफैक्चरिंग एज अ लिमिटेड कंपनी पढ़ते हो, वो बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है। A2 में जाके आप पढ़ते हो मैन्युफैक्चरिंग एज अ लिमिटेड कंपनी, तो यहां आप मैन्युफैक्चरिंग एज अ सोल ट्रेडर पढ़ते हो। अच्छा सोल ट्रेडर का मतलब एक ओनर, सोल ट्रेडर का मतलब एक ओनर। क्या सोल ट्रेडर का इक्विटी सेक्शन रिकैप कर सकते हैं? क्या आप लोग सोल ट्रेडर बिजनेस का इक्विटी सेक्शन रिकैप कर सकते हो, रिकॉल? सर इक्विटी सेक्शन ऑफ अ सोल ट्रेडर में सबसे पहले हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, तो आपको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। ये देखें, ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स क्लोजिंग कैपिटल। आप मुझे बताओ कुछ नया आया इसमें? एनीथिंग न्यू? नहीं सर, सोल ट्रेडर में ये पढ़ चुके हैं, वही डॉट एज इट इज आ गया। अच्छा उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी सेम वही होगी, बैंक लोन, बैंक लोन, जस्ट लाइक सोल ट्रेडर, नॉर्मल सोल ट्रेडर। एंड करंट लाइबिलिटी सेम एज सोल ट्रेडर, बिल्कुल सेम एज सोल ट्रेडर। यू कुड हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा मैं यहां पे भी लिख दूं बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल। ये लीजिए बच्चों, हियर वी आर, दैट्स इट, दैट इज इट सर, डन, एसएफपी डन।
तो आप अगर इस बात पे थोड़ा सा फोकस करें, अगर आप अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके, तो यू वुड रियलाइज हाउ इजी अकाउंटिंग एक्चुअली इज देन व्हाट इट अपियर्स टू बी। अकाउंटिंग रिलेटिवली बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको टिप्स पता होनी चाहिए। आपको अगर सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी आती है, अगर आपको सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी आती है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखना है, बस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखना है। अब्दुल्ला, इस पे फिर कभी बात करेंगे। वैसे थ्रेशोल्ड ऐसा भी लो नहीं होता अकाउंटिंग का। इट्स नॉट लाइक दैट कि अकाउंटिंग का थ्रेशोल्ड लो होता है। इस पे फिर कभी बात करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। लेकिन रिलेटिवली अकाउंटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ओवरऑल उसको हवा बना के रखे हुए होते हैं, अकाउंटिंग ऐसी, अकाउंटिंग ऐसी, अकाउंटिंग ये। आप देखो ना, वी आर डन विद मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकली वी आर डन विद मैन्युफैक्चरिंग, वी जस्ट नीड टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। हमें अब सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके, वी आर रेडी टू अटेम्प्ट पास पेपर क्वेश्चन। तो अब आप अंडरस्टैंड करो इस बात को कि सर, तीन मेजर टॉपिक, वी आर डन विद थ्री मेजर टॉपिक्स राइट नाउ। वी आर डन विद थ्री मेजर टॉपिक्स राइट नाउ: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग। भाई इसके बाद लिमिटेड कंपनी एक बड़ा टॉपिक है। तो अब आप देखो, लाइन से आपके बड़े बड़े टॉपिक्स अब वाइंड अप होते जा रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए कोई सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन में चलती हुई आ रही हैं। अगर आपको सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी प्रॉपर पता है, आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखना था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखते ही आपको यह पता है कि इनकम स्टेटमेंट में आपको एक चेंज करना है, बस एक चेंज। परचेजेस की जगह फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डालना है, और एसओएफपी में आपको सिर्फ इन्वेंट्री में ये तीन चीजें इन्वेंट्री इंक्लूड करनी है। ये तीन इन्वेंट्रीज इंक्लूड करनी होगी। दैट इज इट, दैट इज इट सर। ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एसओएफपी हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास के एंड में ये बात बोली थी, मैंने लास्ट क्लास के एंड में ये बात बोली थी कि मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की क्लास, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल पहली क्लास के पहले दो सवालों की तरफ लेके जाऊंगा, और फिर आपसे पूछूंगा क्या आप लोगों को इनके जवाब मिल गए। ये देखो, आप लोगों को याद होगा, जब हमने बिल्कुल पहली दफा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का टॉपिक इनिशिएट किया था, हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उस दिन एक सवाल आया था: वाई स्टडी अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सेपरेटली? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? उस दिन दो सवाल आए थे हमारे सामने, दो सवाल। आइए उन सवालों को एक दफा दोबारा पढ़ते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ती है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के लिए, जीपी फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू चाहिए होती है, राइट? हमने ये उस दिन अंडरस्टैंड किया था, इज मटेरियल द ओनली कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? उस दिन हमें ये प्रॉब्लम आई थी कि हमने यहां सिर्फ लिखा था परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। बाद में जब मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया, इज मटेरियल द ओनली कॉस्ट, तो पता चला नहीं सर, मटेरियल इज नॉट द ओनली कॉस्ट। पता चला मटेरियल इज नॉट द ओनली कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रादर और भी कॉस्ट हैं। तो आपको इसका जवाब मिल गया कि सर, दे विल ऑल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दे विल ऑल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मटेरियल के साथ और जितनी सारी कॉस्ट हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगी, और वहां कैलकुलेट करेंगे हम फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिर सवाल आया था हमारे पास दूसरा: इनकम स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट सेलिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस के बारे में।
इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ही ट्रेडिंग से है, गुड्स बेचने का नाम है, गुड्स बेचने का। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट फिनिश गुड्स। ये भी हमने उस दिन आइडेंटिफाई किया था कि सर इनकम स्टेटमेंट तो फिर फिनिश गुड्स से रिलेटेड हो गई। ये नेट सेल्स फिनिश गुड्स की है, ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की है, ये फिनिश गुड्स की है। तो यहां ये रॉ मटेरियल कहां से आ गया था, अब अंडरस्टैंड करना। देन कैन वी इंक्लूड रॉ मटेरियल इन आईएस? ये हमने उस दिन क्वेश्चन रेस किए थे कि सर क्या फिर हमें रॉ मटेरियल इंक्लूड करना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में। तो इसका जवाब अब हमें पता चल गया कि नहीं सर, रॉ मटेरियल्स को हम इनकम स्टेटमेंट में लेके नहीं आते, बल्कि हम रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड कराते हैं। तो एक और सवाल आया था, फिर यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा? तो पता चला कि सर यहां आएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यहां फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। अब आप मुझे बताएं, इज द टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लियर? इज द टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लियर? क्या आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया? अब आप देखो, आपके सामने कुछ थ्योरीज और कुछ समरी है। समरी थ्योरी पढ़ के, समरी अटैम्प्ट करके, समरी रिव्यू करके मैं आपको स्ट्रेट अवे मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं। फोकस कर लीजिएगा, स्ट्रेट अवे मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। नोट कीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा देखो, हमने डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल पढ़ लिया, डायरेक्ट लेबर हमने पढ़ लिया, हमने अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ लिए, ये भी अंडरस्टैंड किया था, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के थ्रू। हमने हमने लास्ट से लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के थ्रू इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सर डायरेक्ट कॉस्ट, नोट कीजिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ये तीनों मिलाकर हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ये तीनों मिलाकर हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने यहां तक ये अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल भी हमें पता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हमें पता है, अदर ओवरहेड्स भी हमें पता है, अदर अदर ओवरहेड्स, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस की थ्योरी देख लीजिएगा जरा, व्हाट डू वी मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस ओवर हियर? ये है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड at the end of the previous year but which were not finished are brought into current year as an input to this year's production। अब ये लास्ट लास्ट क्लास में इस पे बात कर चुके हैं, वो गाड़ियां जो पिछले साल के आखिर तक कंप्लीट नहीं हुई थी, पिछले साल की वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग थी, इस साल की वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बन जाएंगी, और वो उसे हम इस साल कंप्लीट करेंगे तो दिस विल बिकम दिस ईयर्स कॉस्ट, इस साल की कॉस्ट में आएगा ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसके कंट्रास्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, नोट कीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, गुड्स दैट आर not completely finished at the end of the current year must be deducted from the year's cost in order to arrive at the cost of finished goods। इस साल के आखिर में जो गाड़ियां कंप्लीट नहीं हुई, जो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो सके, उन पे कॉस्ट लग चुकी है, आप उनकी वैल्यू निकालोगे, उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे और उन्हें इस साल की कॉस्ट से हटा दोगे, क्योंकि हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए होती, हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए होती है, तो हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट मिल जाएगी। और फिर आखिरी में हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाता है, इसके दो तीन नाम है, तो ये हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। अब आप नोट करो, ये अंडरस्टैंड करो, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बिल्कुल समराइज फॉर्मेट, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फुल फॉर्मेट, ये फुल फॉर्मेट, वो समराइज्ड फॉर्मेट है। तो अब हमारे पास ये कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन है हमारे पास इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है हमारे पास? सर वेजेस ऑफ क्लीनर्स, वेजेस ऑफ क्रेन ड्राइवर्स, रेंट एंड रेट्स ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन,
कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फोर क्लिफ्ट होते हैं हमारे पास, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, ये हमारे पास सारी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती हैं। सर एडमिन एक्सपेंस जो ऑफिस को बिलोंग करते हैं, ऑफिस को, उसमें मैनेजर की सैलरीज आ सकती हैं, सेक्रेटरी की वेजेस एंड सैलरीज आ सकती हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो वेयर हाउस को बिलोंग करेंगे, वेयर हाउस को, और वहां से गुड्स बेचे जा रहे होंगे, सेल्स स्टाफ की सैलरीज, कमीशन आ गया, कैरेज आउटवर्ड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स, एडवर्टाइजिंग, और फाइनेंशियल चार्जेस में हमारे पास बैंक चार्जेस एंड डिस्काउंट अलाउड। ये आखिरी तीनों हमारे ऑफिस को बिलोंग करते हैं, और वो ऊपर वाला हमारा जो है वो फैक्ट्री को बिलोंग करता है। सो आई होप दैट दिस वुड बी वेरी क्लियर। और ये समरी इधर इधर मौजूद है कि जब आप एक दफा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकाल लेते हो, तो आप उसे इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस की जगह ट्रांसफर करते हो। सर ये रही आपके सामने पूरी समरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। मैं आपके सामने एक सवाल ओपन करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2012, वेरिएंट 21। This question is October November 2012, variant 21, संदर मैन्युफैक्चरिंग, बंदर नहीं, बंदर बंदर नहीं, संदर, संदर बोल रहा है ये, ठीक है ना। संदर मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। चलें देखते हैं इस सवाल में एग्जामिनर हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी करेंगे, और इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर जो हमसे मांग रहा है हम वो प्रोवाइड भी करेंगे। फोकस कीजिएगा। अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, शायान, सुभान, अटेंशन चाहिए गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। संदर मैन्युफैक्चरिंग मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट। The following balances were extracted from the books at the end of the financial year on 30 September 2012। संदर मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्रोडक्ट बनाता है, कह रहा है संदर मैन्युफैक्चरर है, एक ही प्रोडक्ट बनाता है, और कुछ बैलेंसेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा नोट करना, उसका साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2012 को, राइट। उसका काउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2012 को। अब वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर 2011। क्या ये, गाइस, गाइस फोकस कीजिएगा, क्या ये हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई? क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज कहलाएंगी? क्योंकि ये है 1 अक्टूबर 2011, और अब अकाउंटिंग ईयर है 30 सितंबर 2012। इसका मतलब ये पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग है हमारे लिए। 1 अक्टूबर 2011 को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर 2012 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले, सुबह अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं, तीन किस्म की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो देखो साल के शुरू में रॉ मटेरियल है 17,500, वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है 24,000, 24,000, और फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं 50,000, 50,000 के। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये तीनों इन्वेंट्रीज साल के शुरू में अवेलेबल हैं। उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं हमने, $82,600 के रॉ मटेरियल खरीदे। फिर ये कैरेज लिखा हुआ है, कैरेज। अच्छा ये बताएं जरा, अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, सुबान, जरा ये बताओ कैरेज ये इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? ये कैरेज जो 12,000 है, ये जो कैरेज 12,000 है, इज दिस इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स?
इज दिस इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स? इज दिस इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स? अच्छा, अब्दुल्ला, ईमान और शायान ने, तीनों ने, अरसलान ने भी यही जवाब दिया है, इब्तिसाम ने भी यही जवाब दिया कि सर ये इनवर्ड्स है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है? आप मुझे मुझे दिखाएं जरा। कहाँ लिखा है कि ये कैरेज इनवर्ड्स है? सुभान भी कह रहा है इनवर्ड्स है। कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है इनवर्ड है? कैरेज तो आउटवर्ड भी हो सकता है। अच्छा, इब्तिसाम का दिमाग देखें, अब्दुल्ला का भी दिमाग यही है। अब्दुल्ला का भी दिमाग यही था कि सर क्योंकि परचेजेस और रॉ मटेरियल के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इसलिए ये कैरेज इनवर्ड होगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ऐसी न्यूज में, कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि ये परचेजेस के नीचे लिखा हुआ है तो कैरेज होगा। सर ये इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है। ये इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में देखें। आप जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 देखें। 60% ऑफ द कैरेज रिलेट्स टू रॉ मटेरियल्स। तो मतलब 60% जो है वो कैरेज इनवर्ड्स है, एंड 40% कैरेज रिलेट्स टू गुड्स सोल्ड। 40% गुड्स बेचने के लिए है। तो बेटे, ये 60% कैरेज इनवर्ड्स है और 40% कैरेज आउटवर्ड्स है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। और आप लोगों ने तो, आप सब ने फेंज के या फ्रांको के सवाल में ये पहले भी अटैम्प्ट किया हुआ है। ऐसा कुछ पहले भी अटैम्प्ट किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। फिर आ गई हमारे पास प्रोडक्शन वेजेस। या आ गई हमारे पास प्रोडक्शन वेजेस 75,000। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा सर, प्रोडक्शन वेजेस या आ गई है ना, किया था ना, यस परफेक्ट। तो प्रोडक्शन वेजेस आ गई। प्रोडक्शन, अच्छा ये बताओ, प्रोडक्शन वेजेस क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट होंगी? क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट होंगी हमारी? बोलो भाई। प्रोडक्शन वेजेस क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई? वो वर्कर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो वर्कर्स जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। और फिर आ गई हमारे पास ऑफिस वेजेस। ये चली गई ऑफिस को, ये वेजेस ऑफिस को बिलोंग करती हैं। उसके बाद सनड्राई ऑफिस, ये भी ऑफिस को बिलोंग करती हैं। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। अच्छा आप नोट करो, प्रोडक्शन मैनेजर, फोकस कीजिएगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो सर प्रोडक्शन मैनेजर खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा होता है। वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा होता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो प्रोडक्शन वेजेस है हमारे पास, ये हमारी डायरेक्ट वेजेस हैं। और जो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी है, ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता। अब ये प्रोडक्शन को सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहे। आगे देखिएगा, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड पार। अब ये फैक्ट्री के खर्चे आ गए, ये फैक्ट्री के खर्चे आ गए। रॉयल्टीज, गाड़ी बनाने के लिए हमें अगर किसी थर्ड कंपनी से कोई पार्ट की इजाजत लेनी पड़े कि आप हमें इजाजत दे दो, हम आपकी ये टेक्नोलॉजी या ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पैसे देने पड़ेंगे, रॉयल्टीज। और हमने पढ़ा है कि सर रॉयल्टी अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के खर्चे आ गए। प्रेमिसेस मेंटेनेंस, प्रेमिसेस मेंटेनेंस। अच्छा एक सवाल पूछूं, एक सवाल। प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस कहते हैं जगह को, प्रेमिसेस कहते हैं जगह को। जगह की मेंटेनेंस हो रही है, जगह की मेंटेनेंस। सर किसका,
प्रेमिसेस है? ये फैक्ट्री का प्रेमिसेस है या ऑफिस का प्रेमिसेस है? प्रेमिसेस मतलब जगह। तो जगह तो फैक्ट्री की भी हो सकती है और जगह तो ऑफिस की भी हो सकती है, राइट? ऐसी है ना? जगह तो फैक्ट्री की भी हो सकती है और जगह तो ऑफिस की भी हो सकती है। ये किसकी जगह है? क्या बात है अब्दुल्ला, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नहीं ईमान, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आमना बिल्कुल ठीक, आमना बिल्कुल ठीक। ईमान, ईमान शायान, ईमान एंड शायान जरा गौर से देखो। इंफॉर्मेशन नंबर 3, इंफॉर्मेशन नंबर 3, आप देखें इंफॉर्मेशन नंबर 3। सुभान एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 को देखिएगा। रैयान जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 को देखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 कहता है 70% ऑफ द मेंटेनेंस रिलेट्स टू द फैक्ट्री प्रेमिसेस। अरसलान, अरसलान कह रहे प्रेमिसेस मेंटेनेंस का 70% फैक्ट्री को रिलेट करता है और 30% ऑफिस को रिलेट करता है। तो 30% विल गो टू ऑफिस, 70% विल गो टू फैक्ट्री। और फैक्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ऑफिस के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता करके सवाल समझ आना शुरू हो रहा है कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। फिर फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री मशीनरी की पुरानी डेप्रिसिएशन दी हुई है, पुरानी पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड। और ये हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अब आप नोट करें, ये हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहा है। रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग। अब आप दो इंफॉर्मेशन हमारे लिए पढ़ना रह गई है। हम उन दो इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उनकी वर्किंग करते हैं, सबकी एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है। सर इंफॉर्मेशन नंबर 1 कह रहा है कि कैरेज का 60% रॉ मटेरियल लाने में लगा है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है 60% ऑफ द कैरेज रिलेट्स टू रॉ मटेरियल। तो कैरेज का 60%, आइए जरा कैरेज की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। सर कैरेज की वैल्यू है 12,000। सब लोग गौर से देखिएगा, नोटिस फोकस कीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा कि सर कैरेज जो है वो है हमारे पास 12,000। मैं यहां पे कैरेज लिख रहा हूं, कैरेज। और सर कैरेज है 12,000, इसका 60% इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स रॉ मटेरियल को बिलोंग कर रहा है और बाकी 40% कैरेज आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स गुड्स फॉर सेलिंग को बिलोंग कर रहा है। तो सर 7,200 एंड 4,800 हमने कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स को अलग अलग कर दिया। उसके बाद कह रहा है जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओइंग 400, ओइंग 400। ये वर्ड तो कुछ सुना सुना सा है, सोल ट्रेडर में भी इतनी दफा देखा है, ये वर्ड पढ़ा है, अटेम्प्ट किया है, पार्टनरशिप में भी। ओइंग मतलब एरियर्स, ओइंग मतलब अक्रूड, ओइंग मतलब उधार। तो अभी जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस पे करना बाकी है। एम आई राइट? एम आई राइट? जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस अभी पे करना बाकी है। कितना पे कर चुके हैं? सर 15,200 पे कर चुके हैं। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस 15,200 पे कर चुके हैं और अभी भी 400
पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। फिर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, अक्रूड को ऐड करते हैं हम हमेशा, अक्रूड को ऐड करते हैं, राइट। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि जो मेंटेनेंस है प्रेमिसेस की, उसका 70% फैक्ट्री को बिलोंग करता है। आइए जरा प्रेमिसेस के वैल्यू आइडेंटिफाई करें। सर प्रेमिसेस की मेंटेनेंस है 40,000, ये देख लो, प्रेमिसेस की मेंटेनेंस है 40,000। मैं यहां पे लिख रहा हूं मेंटेनेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेंटेनेंस 40,000। एग्जामिनर कह रहा है कि इसका 70% फैक्ट्री को बिलोंग करता है और इसका 30% ऑफिस को बिलोंग करता है। मतलब 28,000 फैक्ट्री को जाएगा और 12,000 ऑफिस को जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, डन, वर्किंग डन। आखिरी में कह रहा है फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सबने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा हुआ है? क्या आप सब ने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा हुआ है? इब्तिसाम जरा ये बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? चलें, सब लोगों के लिए ओपन क्वेश्चन है। सुभान, शायान, रयान, इब्तिसाम, ईमान, अरसलान, आमना, अब्दुल्ला, आरबीएम में क्या करते हैं हम? व्हाट डू वी डू इन आरबीएम? ओके अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड शायान, वेरी गुड। ईमान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक। सर हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ये रही कॉस्ट, ये देखो जरा, हाँ सुभान, ये रही कॉस्ट और ये रही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू मिलेगी हमें। फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, 120,000 माइनस 70,000। अब मैं यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं फैक्ट्री मशीनरी की, देख लीजिएगा, फैक्ट्री मशीनरी की 120,000 कॉस्ट है, ये देख लो, 120,000 कॉस्ट है, 70,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 50,000 इस पर लगाएंगे 15%, 7,500 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। मुझे बताओ क्या सारी वर्किंग्स डन हो गई? क्या सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्ट कर दी इस सवाल की? अब हमसे आगे कह रहा है कि संदर मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो। फोकस कीजिएगा, इट विल बी डन लाइक दिस। बहुत मजा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन फोकस रखिएगा। ऑल आई नीड इज फोकस फ्रॉम यू गाइस, अटेंशन दीजिएगा। सर सबसे पहले हम यहां काम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल पे, सबसे पहले हम यहां काम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल पे। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल। और आप लोग परेशान ना हो, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए, देख लो जरा, यहां पे फॉर्मेट भी ओपन कर रहा हूं, यहां फॉर्मेट भी ओपन कर रहा हूं। ये फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में खुद पढ़ा है, लास्ट 2 क्लासेस में ये फॉर्मेट हमने खुद पढ़ा है, आज इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पे काम करेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल का, रॉ मटेरियल का सबसे पहले आएगा ओपनिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये देख लीजिएगा। सर ओपनिंग रॉ मटेरियल है हमारे पास
17,500। ओपनिंग रॉ मटेरियल है हमारे पास 17,500। ये लीजिए, ये लीजिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 17,500। ऐड करेंगे, ऐड परचेजेस। अच्छा, किसकी परचेजेस? जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल की परचेजेस। रॉ मटेरियल खरीदा है हमने, रॉ मटेरियल का परचेज आएगा यहां पे। ऐड परचेजेस, ये रहे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 82,600। 82,600। उसके बाद ऐड होगा कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदता है, रॉ मटेरियल लेकर आता है, तो कैरेज भी रॉ मटेरियल पे लग रहा है। हमने क्या ये लिखा हुआ एट कैरेज इनवर्ट फॉर्मेट में, और कैरेज इनवर्ट्स की वर्किंग हमने की थी 7,200। 7,200। इसके बाद लेस करेंगे हम, फोकस कीजिएगा, इसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स। हमारे पास कोई ड्यूटी श्यूटी तो है नहीं, कोई रिटर्न भी नहीं कर रहे, हम रॉ मटेरियल रिटर्न भी नहीं कर रहे, तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की ये लिखी हुई, ये रही क्लोजिंग रॉ मटेरियल 16,300। 16,300। सर नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल, ये आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल यूज्ड स्लैश कंज्यूम। तो सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 17,500 प्लस 82,600 प्लस 7,200 माइनस 16,300, 91,000। संदर मैन्युफैक्चरिंग ने 91,000 के रॉ मटेरियल यूज किए हैं इस साल। $91,000 के रॉ मटेरियल संदर मैन्युफैक्चरिंग ने यूज किए हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल के बाद, रॉ मटेरियल के बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, और प्रोडक्शन वेजेस के नाम से यहां हमारे पास थी, प्रोडक्शन वेजेस के नाम से यहां हमारे पास था डायरेक्ट वेजेस, ये है 75,000। 75,000 का लेबर यूज हुआ है हमारा, 75,000 का लेबर यूज हुआ है। और इस सवाल में मेरे पास अदर डायरेक्ट कॉस्ट में, ये देखिएगा, अदर डायरेक्ट कॉस्ट में रॉयल्टीज मौजूद है, रॉयल्टीज। ये रहा अदर डायरेक्ट कॉस्ट, रॉयल्टीज। और सवाल में हमें रॉयल्टी की वैल्यू प्रोवाइडेड है, रॉयल्टीज 9,000। 9,000 नोट कर लीजिएगा सर, 9,000 की रॉयल्टीज आ गई। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ये मिलके बन गई, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, 175,000। 175,000, इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट देख लो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट चेक कर लें। मैन्युफैक्चरिंग का आपका पहला सेक्शन डन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पहला सेक्शन डन। अब मैं यहां पे दूसरे सेक्शन की वर्किंग करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं यहां लिखूंगा
फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इन डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए बिल्कुल एक्सपेंस की तरह टॉप टू बॉटम आ जाए, टॉप टू बॉटम। सबसे पहला इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मुझे नजर आ रहा है सर, वो है ये रहा, इनडायरेक्ट लेबर। सबसे पहले मुझे इनडायरेक्ट लेबर नजर आ रहा है। इनडायरेक्ट लेबर, ये प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि ये खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ मैनेज कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। 20,500, 20,500 नोट कीजिएगा। इन डायरेक्ट लेबर 20,500। सर, इनडायरेक्ट लेबर के बाद वी हैव, इनडायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास है फैक्ट्री का रेंट, रेट्स एंड पार, 18,400। ये भी फैक्ट्री की कॉस्ट है, 18,400। तो गौर से देखिएगा, 18,400 फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड पार। उसके बाद हमारे पास जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें एडजस्टमेंट भी है। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी फैक्ट्री को बिलोंग करता है। 15,200 प्लस 400, 15,600। और यहां आएगा हमारे पास जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस 15,200 प्लस 400। ये देख लीजिएगा सर, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद हमारे पास जो अगला ओवरहेड आ रहा है, नोट कीजिएगा, प्रेमिसेस मेंटेनेंस। और प्रेमिसेस मेंटेनेंस में फैक्ट्री को बिलोंग करता है 70%, 28,000। प्रेमिसेस मेंटेनेंस 28,000, ये लीजिए, प्रेमिसेस मेंटेनेंस। सर, प्रेमिसेस मेंटेनेंस 28,000 फैक्ट्री का है, बाकी 12,000 ऑफिस का है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। आगे नोट कीजिएगा, उसके बाद है हमारे पास फैक्ट्री मशीनरी, उसकी है डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन हमने निकाली थी 7,500, 7,500 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फैक्ट्री मशीनरी। सर, इसके अलावा हमारे पास कोई और इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। 20,500 प्लस 18,400 प्लस 15,600 प्लस 28,000 प्लस 7,500, सर 90,000। ये आ गया हमारे पास, नोट कीजिएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट 90,000। सर, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गया 265,000। कैसे? 175 को 90 के साथ ऐड अप करेंगे, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, टोटल डायरेक्ट एंड टोटल इनडायरेक्ट मिला के 265,000 आ गया। सेक्शन 2 डन, डन विथ सेक्शन 2। आखिरी सेक्शन है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब यहां लिखूंगा मैं वर्क इन प्रोग्रेस। देख लीजिएगा जरा गौर से, वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें क्या करूंगा, ओपनिंग को ऐड करूंगा और क्लोजिंग को लेस करूंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे। ये रहा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 24,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 29,000। तो 24,000 माइनस 29,000,
ये नेगेटिव वैल्यू आई 5000 की, फोकस कर लीजिएगा, नेगेटिव वैल्यू आई 5000 की। अब आप देखो 265,000 माइनस 5,000, ये आ गई हमारे पास 260,000। इसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डन। मुझे बताएं, क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझ आ गया? देख लें जरा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डन।